हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे इस वीडियो के थ्रू आर्टिकल 19 में दिए गए फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, उन पर लगे रिस्ट्रिक्शन, स्पेशली विद रेफरेंस टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को एक्सप्लेन करूँगी। क्योंकि आजकल सभी को पता है, एक पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर प्रशांत भूषण जी के द्वारा जून में किए गए 2 ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए उनके ट्वीट्स को कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में रखते हुए उनको ₹1 फाइन और उसके साथ 3 मंथ इम्प्रिजमेंट, और अगर ये ना करने पर, फाइन ना भरने पर उनको प्रैक्टिस से बाहर करने का भी जजमेंट दिया है। इन सभी चीज़ों को, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविज़न है 19 में, क्या कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये सो मोटो एक्शन, क्या ये ट्वीट्स वाकई में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आते हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट का ₹1 का फ़ाइन अप्रोप्रिएट है। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि ये पावर कहाँ से मिलती है, ये अथॉरिटी कहाँ से मिलती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हो, हाई कोर्ट का लॉयर हो या कोई भी कॉमन मैन को, ये पावर कहाँ से मिलती है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या किसी अदर ऑर्गन को, किसी भी पर्सनल इंडिविजुअल के बारे में कुछ कह सकता है। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees fundamental right to each and every citizen of India, that is the freedom of speech and expression। बहुत सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो भारत के हर एक नागरिक को का यह मूलभूत अधिकार है कि वो अपने विचार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारे जो विचार हैं उनको हम व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसका हमें मूलभूत अधिकार है। बट no fundamental right is absolute, so definitely article 19 is also not absolute। article 19 के ही एक सब क्लॉज 2 में इसके restrictions भी साथ साथ दिए गए हैं। article 19 का क्लॉज 2 में कई सारे restriction है, but we will not go to in all those restriction because हमारा टॉपिक contempt of court का है। तो article 19 जहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट देता है कि आप अपने जो भी आप सोचते हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एक्सप्रेस करने का मोड क्या है? एक्सप्रेस करने का मोड भी टाइम के साथ बदला है। आप पहले लेटर लिखते थे, फिर फ़ोन, फिर आपस में बात कहना। आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इजीली हम कुछ फेसबुक, ट्विटर के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अपनी बातों को, अपने विचारों को लोगों के सामने रख सकते हैं। सो सोशल मीडिया इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप कुछ सेकंड में आपकी बात लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। तो आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम दी गई, साथ ही साथ क्लॉज 2 में रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए कि योर फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर आपका कोई स्टेटमेंट कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आता है तो आपको उस पर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब बात आती है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है। देखिए, The term contempt of court is nowhere defined under Indian Constitution। Contempt of court पर हमारे पास पहला एक्ट 1926 का आया, आज़ादी से पहले का। उसके बाद 1952 में, और इसमें कुछ और अमेंडमेंट किए गए, और फाइनली हमारे पास जो एट प्रेजेंट कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर जो प्रोविजंस हैं वो 1971 के एक्ट में है। इसमें कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन किया गया है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, न्यायालय की अवमानना का मतलब क्या है। इन्होंने बताया कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के 2 कैटेगरी बताए, एक सिविल कॉन्टेम्प्ट और दूसरा क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। सिविल कॉन्टेम्प्ट क्या होगा? जहाँ पर कोर्ट कोई डायरेक्शन इशू करती है, कोई ऑर्डर इशू करती है, कोई जजमेंट कोर्ट का, कोई निर्देश कोर्ट का, कोई डिक्री कोर्ट की, कोई रिट कोर्ट की, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के इन रिट्स, डायरेक्शन, ऑर्डर्स, जजमेंट, डिक्री इनको फॉलो नहीं करता है, डिसओबे करता है, तो वो होगा सिविल कॉन्टेम्प्ट। बहुत इजीली आप लोग को समझ आ गया होगा। दूसरा कॉन्टेम्प्ट इसमें बताया गया, आर्टिकल 2 में डिफाइन किया है। दूसरा कॉन्टेम्प्ट बताया इन्होंने क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट।
ये कहता है कि अगर आपको जो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट मिला है, अब आप इसको एक्सरसाइज करेंगे, आप कोई आर्टिकल लिखेंगे न्यूज़पेपर में, आप व्हाट्सएप के थ्रू कोई मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, आप फेसबुक पे कोई पोस्ट करेंगे, या आप ट्विटर पे, या जो भी कुछ आगे चल के नए और हमारे सामने प्लेटफॉर्म आएंगे, किसी भी तरह से आइदर स्पोकन बोलकर, वीडियो के थ्रू, आपने वीडियो के थ्रू कुछ कहा, बोलकर, रिटन वे में कुछ लिखा, प्रिंटिंग फॉर्म में कोई ऐसी पिक्चर बनाई जहाँ पर पिक्चर के थ्रू रिटन, स्पोकन बाय वर्ड्स, प्रिंटेड फॉर्म में, पेंटिंग के फॉर्म में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, अगर आपके स्टेटमेंट ऐसे हैं विच स्कैंडलाइजेस और टेंड्स टू स्कैंडलाइज, जो या तो स्कैंडलाइज करता है या करने का प्रयास करता है, विच लोअर डाउन द डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कोर्ट, तो वो माना जाएगा क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट में। मैं बहुत कंसाइज फॉर्म में बता रही हूँ, इसको इन्होंने 2-3 पॉइंट में डिफाइन किया, बट क्रक्स इसका ये है कि आपने या तो कुछ लिखा, या तो कुछ बोला, कुछ प्रिंट किया, कोई पेंटिंग बनाई, कोई वीडियो बनाई, और आपके कहने का, आपके शब्दों का जो अर्थ निकाला जाएगा, उसका मतलब ये कि उसे सुप्रीम कोर्ट की इमेज, लोगों के बीच सुप्रीम कोर्ट की जो इमेज है, सुप्रीम कोर्ट की जो डिग्निटी है, वो कम हो रही है। आप स्कैंडलाइज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनकी डिग्निटी को कम कर रहे हैं, कोर्ट को, तो उसको कहा जाएगा कि ये क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट की कैटेगरी में आएगा। और इसका जो पनिशमेंट 1971 के एक्ट में है, वो मैक्सिमम 2000, और जो पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट के फॉर्म में है, वो आपका 6 मंथ का है। अब बात आती है, अब आते हैं, हमें लॉ प्रोविजन तो पता चल गया, अब हम बात पे आते हैं एक्चुअल फैक्ट क्या है और क्या प्रॉब्लम थी। एक्चुअली प्रशांत भूषण जी ने ट्वीट किए, 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में प्रशांत भूषण जी का कहना था कि एट प्रेजेंट जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल जस्टिस बोबड़े जी, और उनके साथ जो पहले के, इससे पहले फॉर्मर जो 4 चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनसे पहले जो 4 रह चुके हैं, उनका एक्ट कुछ ऐसा था कि अगर कोई हिस्टोरियन कोई बुक लिखेगा और वो डेमोक्रेसी पे कुछ लिखेगा, तो ये करंट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो 4 पुराने चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया है। दूसरा ट्वीट कुछ ऐसा था जहां पर जस्टिस एक महंगी बाइक, हार्ले डेविडसन की बाइक पर बैठे हुए हैं, लॉकडाउन का पीरियड है, बिना हेलमेट बैठे हुए हैं, और जहां पर उन्होंने ये कहना चाहा कि जहां लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है, जहां पे कोर्ट्स बंद चल रही हैं, जहां पर वर्चुअल हियरिंग हो रही है, कहीं कहीं पर वो भी नहीं हो रही है। कहने का मतलब था जहां पर लोगों को बेसिक उनके राइट डिनाई किए जा रहे हैं, जहां पर लोगों को न्याय भी नहीं मिल रहा है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज इस तरीके से बाइक की राइड कर रहे हैं जो कि अनुचित उन्हें लगा। तो ये 2 मेन ट्वीट्स थे। सुप्रीम कोर्ट ने लिया सुओ मोटो कॉग्निजेंस। अब देखिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्या है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस की पावर कोर्ट के पास होती है जहां पर कि कोर्ट को किसी भी आर्टिकल को पढ़कर, किसी लेख को देखकर, किसी भी फॉर्म में कैसे भी अगर कोर्ट को संज्ञान में ये मैटर आता है, किसी कोर्ट को लगता है, जैसे कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जो ट्वीट्स किए गए हैं, स्पेशली पहला वाला ट्वीट, जो पहला वाला ट्वीट किया गया है, एक क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत भूषण जी ने, अभी मैंने आपको बताया था ना क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट में कि आइदर बाय राइटिंग, बाय प्रिंटिंग, बाय पेंटिंग, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, लिखा था, ट्वीट किया था, तो ये इसमें फिट बैठता है। और उनके अकॉर्डिंग जो ये स्टेटमेंट थे, ये डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट की इमेज को, लोगों के बीच सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को, सुप्रीम कोर्ट के लिए जो लोगों का भरोसा है, ये उसको कम करता है। और इसमें सुओ मोटो एक्शन लेके प्रशांत भूषण जी को कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया।
अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि क्या प्रशांत भूषण जी को ने ये जो ट्वीट किया था, क्या ये वाकई में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या आर्टिकल 19 में मिले हुए फंडामेंटल राइट को वो एक्सरसाइज कर रहे थे? देखिए, जब कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन किया गया है तो ये भी बताया गया है कि किन सिचुएशन में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगा, कब न्यायालय की अवमानना नहीं मानी जाएगी। बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, बट मैं उसमें नहीं जाऊंगी। जो इससे रिलेटेड है हम डायरेक्टली उसी पॉइंट पर बात करेंगे। उसमें एक स्टेटमेंट है कि जो कि 2006 में 1971 के एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और कहा गया कि अगर कोई भी स्टेटमेंट फेयर है, ट्रुथ स्टेटमेंट सही है, सच है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। यहाँ पर क्या बात हुई कि ये जो ट्वीट्स किए गए जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, और सुओ मोटो कॉग्निजेंस बहुत बड़ी पावर है कोर्ट के पास। पर्सनली मैं बहुत टाइम से सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो कॉग्निजेंस का वेट कर रही थी कि बहुत सारे केसेस ऐसे आए जहां हम एक्सपेक्ट करते थे हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले। मुझे लगता था कि आजकल सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेगी सुप्रीम कोर्ट और डेफिनेटली स्टेट कोर्ट्स पर डायरेक्शन देगी, बट वहां अनफॉर्चुनेटली हमें सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो एक्शन की पावर का यूज नहीं दिखा। बट इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, इट्स गुड। कॉग्निजेंस लिया और कॉन्टेम्प्ट की कैटेगरी में इसको रखा। बात आती है कि क्या ये कॉन्टेम्प्ट है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको रिग्रेट होना चाहिए अपनी बात पर, आपने जो स्टेटमेंट लिखे, और ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आएगा? इस पर प्रशांत भूषण जी का कहना था कि मैं इसको वापस नहीं ले सकता, क्योंकि इस पर उनको सॉरी फील नहीं होता। हम एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ लॉयर, और जितनी भी हमें जानकारी है, हमें उसके आधार पर ये पता चलता है कि हो सकता है, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी थी कि हो सकता है जिसने ये स्टेटमेंट दिए, जिनके ये ट्वीट्स थे, क्या सुप्रीम कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण जी को इस बात के लिए बाध्य करें कि आपने जो एलिगेशन लगाए हैं उन एलिगेशन को आप प्रूव करें? क्योंकि एलिगेशन यहाँ पर प्रशांत भूषण जी की तरफ से लगाए थे। सो द बर्डन ऑफ प्रूफ इट डेफिनेटली शुड लाई अपॉन द प्रशांत भूषण टू प्रूव दोज एलिगेशन। अगर ये एलिगेशन, जो कि पहला एलिगेशन लगाया कि ये चीफ जस्टिस और बाकी के 4 चीफ जस्टिस ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया है, अगर ये एलिगेशन को उनको प्रूव करने का मौका दिया जाता और फिर अगर वो इन एलिगेशन को प्रूव ना कर पाते, देयर इज अ चांस, हो सकता है कि इन लॉयर के पास में, प्रशांत भूषण जी के पास में कुछ ऐसे फैक्ट हो सकता है ये स्टेटमेंट ट्रुथ हो सकता है कि इसमें कुछ सच्चाई हो। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में इसको तब रखना चाहिए था जब इनके ऊपर एक बर्डन होता और उसको ये प्रूव ना कर पाते, और ये स्टेटमेंट तब माना जाता, ये ट्वीट्स तब माने जाते कि ये फॉल्स हैं, ये स्कैंडलाइज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की इमेज को, डिग्निटी को लोअर डाउन कर रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। बट किसी के किए स्टेटमेंट को, अगर उनके फेयर स्टेटमेंट को, बिकॉज ही इज नॉट रेडी टू टेक बैक, वो रेडी नहीं है अपने ट्वीट्स को वापस लेने के लिए, बिकॉज प्रशांत भूषण इज अ सीनियर लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट, ही इज अ पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर, जिनकी की इमेज भी काफ़ी अच्छी है, जिन्होंने बहुत सारे सोशल कॉज के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस किया है, एंड डेफिनेटली उन्हें पता था कि इन ट्वीट्स का इंप्रेशन क्या हो सकता है। डेफिनेटली उन्हें पता था कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा भी कोई प्रोविजन है, हम ये नहीं कह सकते कि वो उससे अनअवेयर थे। तो अगर उन्होंने इन फैक्ट्स को सही मानकर ये ट्वीट किया है तो फिर ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में नहीं आता अगर ये इसको प्रूव करते। तो अगर सुप्रीम कोर्ट उनको मौका देती तो डेफिनेटली हम सभी की नज़रों में
ये बात आती कि हाँ यहाँ पर प्रशांत भूषण जी ने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था, ये पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की इमेज को लोअर डाउन करने की बात थी। बट यहाँ पर एक चांस रहता है कि हो सकता है कि स्टेटमेंट सही थे, जो कि उन्हें पूरा मौका नहीं मिला, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नो वन कैन बी पनिश्ड अनहर्ड ना, ईच एंड एवरी पर्सन शुड गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी। उनको भी पूरा मौका मिलना चाहिए था अपनी बात को रखने का, और अगर उनके पास कोई भी ऐसे एविडेंसेस थे तो वो उनको कोर्ट के सामने डेफिनेटली रख सकते थे। सुप्रीम, अब बात आती है कि क्या है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वेदर सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी को मौका देगी या नहीं देगी? सो सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। There are three organs of the state: a legislature, executive and judiciary. And no doubt, constitutional position के हिसाब से हमें ये समझ आता है कि जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम बनाया है within the three organ. I am not saying in India judicial supremacy. मैं नहीं कह रही हूँ कि इंडिया में जुडिशियल सुप्रीमेसी है, बट 3 ऑर्गन को देखने से लगता है, आर्टिकल 13 को देखने से लगता है, जहां पर कि जुडिशरी लेजिस्लेटिव एक्शन को जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है, उनके एक्शन को अगर चैलेंज किया जाएगा तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के दायरे में रहते हुए उनको चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे, और डेफिनेटली आप उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट भी जुडिशरी को पावर दी गई है, रिट ऑफ मैंडेमस की पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट को पावर तो बहुत है, बट सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। So even Supreme Court, even our Honorable Supreme Court cannot go against the constitutional morality and the basic principle mentioned under our Indian Constitution. जो constitutional spirit है, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं, उनको भी फॉलो करना चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को हमारी एक फेयर चांस, एक उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जरूर देनी चाहिए थी, ताकि वो इस चीज़ को प्रूव कर पाएँ। और डेफिनेटली जिस मोमेंट प्रशांत भूषण जी अपने इन एलिगेशन को प्रूव ना कर पाते तो हमारी सबकी सिंपैथी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाती, एंड हम सभी लोग सीधे से प्रशांत भूषण जी के इस स्टेटमेंट को हम खुद कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में रखते। दूसरी चीज़, हर एक स्टेटमेंट के देखिए इसमें दो राय होना निश्चित है। इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन हमारी थी जहां पर मुझे लगता है कि जुडिशरी को इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी। दूसरी एक और सिचुएशन कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सो मोटो एक्शन लेके तुरंत से क्यों 1 रुपये फाइन दिया और ये पनिशमेंट क्यों किया। इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये इंटेंशन है कि लोगों में सुप्रीम कोर्ट के लिए भरोसा कायम रहे, और होना भी चाहिए। इट इज़ द आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट को टाइम पर प्रोटेक्ट किया है, न्यू फंडामेंटल राइट इवॉल्व किए हैं। देर आर सो मेनी फंडामेंटल राइट्स इवॉल्व बाय आवर सुप्रीम कोर्ट। इट इज़ दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जिसने कि वेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1973 में देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की जो न्यूज़ प्रिंट पॉलिसी थी, उनको जब चैलेंज किया गया तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 ही था जिसको कि बहुत प्रीसियस बताया, और बताया आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन is the most important fundamental right, and it is the most important to protect the democracy. उस रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में भी सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बताया, और साथ साथ कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ वेरी एसेंशियल टू प्रमोट डेमोक्रेसी। और हम जिसने कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कि हमने इंग्लैंड से लिया था एक्चुअली, और इंग्लैंड के जजेस, इंग्लैंड में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर कोर्ट जो है वहाँ की बहुत लिबरल है, बहुत लिबरल वहाँ की कोर्ट, और ऑलमोस्ट अब वहाँ पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ख़त्म कर दिया गया है ताकि लोगों को फेयर क्रिटिसिज्म करने का राइट होना चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी में जब तक हमारे पास फेयर क्रिटिसिज्म का राइट तो केवल हमें एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट नहीं मिला, केवल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट नहीं मिला है, बट एट द सेम टाइम we should have the right to fair criticism
अगेंस्ट द जुडिशरी ऑल्सो ना। जुडिशरी की रिस्पेक्ट हमारे लिए, जुडिशरी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के लिए रिस्पेक्ट है, और रिस्पेक्ट होगी कोर्ट के जजमेंट के थ्रू, कोर्ट के डिसीजंस के थ्रू। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 2015 में, और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। क्यों? वहां भी लगभग कुछ ऐसा ही ग्राउंड था, जहां पर सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया आज के टाइम में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 में जो मिला है, उस फंडामेंटल राइट को आप एक्सरसाइज करते हैं, और इस फंडामेंटल राइट को किसी भी अदर ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता जो कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में ना हो। और वो जो ग्राउंड्स थे अनॉइंस वगैरह 66A में, वो 19 क्लॉज 2 में फिट नहीं बैठते थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। सो डेफिनेटली ये वही ऑनरेबल हमारी सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने हमारे टाइम पे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया है, हमारे स्प्रीशियस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट किया है। बट ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कभी गलत नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर कभी गलत नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वी आर द ह्यूमन बीइंग, वी आर द जजेस, वी आर द ह्यूमन बीइंग, डेफिनेटली वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड जस्टिस, बट मिस्टेक हो सकती है। इसी के लिए रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यू कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया था, क्यूरेटिव पिटीशन का। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि गलतियां तो हमसे भी हो सकती हैं। गलतियां प्रशांत भूषण जी के ट्वीट, ये जो उन्होंने ट्वीट किया है, गलतियां प्रशांत भूषण जी के पार्ट पर भी हो सकती हैं, एंड नो डाउट गलती इस ऑर्डर के थ्रू हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी हो सकती है। तो फेयर क्रिटिसिज्म करना, अगर हमारे ये प्रशांत भूषण जी की तरफ से जो कमेंट किया गया है, अगर वो फेयर क्रिटिसिज्म था, अगर उनके पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं, उनको वाकई में कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिसको वो रिवील करते हैं, तो वाकई में ये प्रूव होता है कि अब कैसे प्रूव होगा, सीजीआई रहते हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए, अगर उनके एक्ट्स मतलब उनके द्वारा पास किए गए, द जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय ऑल दोज चीफ जस्टिसेस, अगर वो जजमेंट बायस्ड होकर दिए गए हैं, देन डेफिनेटली वो फिर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने वाली बात है। और अगर उनके पास ऐसे एविडेंसेस हैं तो फिर वो ट्वीट किसी भी कंडीशन में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकता। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खुद एक्सेप्ट किया है। पी रथी नाम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई, बट ज्ञान गौर में कह दिया कि नो। सी गोलकनाथ में शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के जजमेंट को ओवर रूल किया, और इस सी गोलकनाथ के जजमेंट को केशवानंद भारती में ओवर रूल किया। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट कभी गलत नहीं हो सकती, और इसी के लिए हमने 5 जजेस बेंच के जजमेंट को 7 जजेस में भेजते हैं, 7 जजेस के 11 जजेस में भेजते हैं कि इनके पार्ट पर भी गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो मेरा मानना बस यहाँ पर ये है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उनको एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है, और वहाँ पर ये भी इस सिचुएशन में ये जो जजमेंट पास किया है इसको एक बार देखने की ज़रूरत है, और प्रशांत भूषण जी को एक फेयर अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है। दूसरे पार्ट पर हम आते हैं, जो पनिशमेंट दिया गया है। ये जो पनिशमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 रुपये, इस पर बहुत इशू है कि ये 1 रुपये का पनिशमेंट, इसमें बहुत तरीके के लोगों के कमेंट हैं, लोगों के व्यूज़ हैं। देखिए, इसके भी 2 पहलू हो सकते हैं। पहला, 1 रुपये का फाइन, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस तो लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी का ध्यान है, डिग्निटी की ख्याल है, और सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि लोगों के बीच में सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी मेंटेन रहे, लोगों का जो भरोसा है सुप्रीम कोर्ट के प्रति वो मेंटेन रहे। सुप्रीम कोर्ट एट द सेम टाइम, सुप्रीम कोर्ट ये जो इम्पोज किया है ना 1 रुपये, बाय इम्पोजिंग द फाइन ऑफ 1 रुपये,
Supreme Court tried to give a message that Supreme Court cares. The bar also. Supreme Court बार एंड बेंच का जो रिलेशन है उसको भी मजबूत करना चाहती है. सुप्रीम कोर्ट ने ये ₹1 का जो फाइन है वो ऐसा कॉस्ट इम्पोज नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट ने ये मैसेज देना चाहा है कि जो लॉयर्स हैं, जो बार एंड बेंच है, बेंच कैन नॉट प्रोसीड विदाउट बार एंड बार कैन नॉट proceed without bench. So, bar and bench are the two wheels of a pious chariot. एक रथ के ये दो पहिए हैं जिनके बिना न्याय देना पॉसिबल नहीं है. बार एंड बेंच की एब्सेंस में देयर कैन नेवर बी जस्टिस. सो इट इज द ड्यूटी ऑफ बार ऑल्सो टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ ऑनरेबल कोर्ट्स. और सुप्रीम कोर्ट ने ₹1 का फाइन देकर ये मैसेज दिया है कि आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट की डिग्निटी को मेंटेन करना. दूसरी तरफ बात आती है कि क्या ये ₹1 का फाइन जायज़ है. तो हम अगर ये देखेंगे कि व्हाट इज द अल्टीमेट कॉस्ट, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट बिहाइंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट. कभी भी क्या ऑब्जेक्ट होता है? द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट बिहाइंड द कॉस्ट is always to create a terror in the mind of people कि आपने जो काम किया है वो आप दोबारा ना दोहराएं. तो ₹1 का फाइन इज नॉट द अप्रोप्रिएट फाइन. ये कोई अप्रोप्रिएट फाइन नहीं है. इससे तो टेरर का, इससे तो लोगों को लगेगा कि अरे ठीक है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही तो है, ₹1 की बात ही तो है, पे कर देते हैं. सो कॉस्ट मस्ट बी पिंचिंग. उनको फील होना चाहिए. बट अगेन 1971 के एक्ट में कॉस्ट मैक्सिमम जो फाइन है वो ही आपका ₹2000 मेंशन किया गया है. सो ₹1 का जो फाइन है वो एक मैसेज के थ्रू, इट्स अ मैसेज, ये एक मैसेज है. और सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली बार को रेस्पेक्ट करती है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फाइन दे के ये एक वार्निंग दी कि आप इस फाइन को इम्पोज कर दीजिए, आप इस फाइन को पे कर दीजिए और आप फ्री हैं. न कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इम्प्रिजमेंट किया लाइक ऑनरेबल जस्टिस कर्णन जी के केस में हुआ. तो कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ₹1 का फाइन पे किया, इस फाइन का जो इम्पोजिशन किया, इसको हमें बहुत पॉजिटिव वे में लेना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के एटीट्यूड को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मैसेज दिया है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बार टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ बेंच बिकॉज द अल्टीमेट फंक्शन ऑफ बार इज टू प्रोवाइड जस्टिस and the ultimate function of the bench is also the same, to provide justice, and both bar and bench together can provide justice. It's not possible only on the part of bench to provide justice in the absence of bar. ठीक है. तो ये है ₹1 के फाइन के पीछे मुझे लगता है जो मैसेज है वो ये देना चाह रहे हैं. बट अगेन बात आती है कि अगर ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कैटेगरी में है ही नहीं तो फिर फाइन इज द फाइन, है ना. ही इज द एट प्रेजेंट ही इज द गिल्टी ऑफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट. और अगर उनका स्टेटमेंट ठीक है तो फिर वो इसके गिल्टी नहीं होने चाहिए. इट इज द ड्यूटी ऑफ आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट to maintain the constitutional morality. It is the duty of Supreme Court to act according to the provision of our Indian Constitution. Supreme Court is equally bound by the principle of natural justice. So I think Supreme Court को एक reasonable opportunity उनको ज़रूर provide करना चाहिए ताकि चीज़ें clear हो, ताकि हमारे लोगों common man के मन में जो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा है आज कि कहीं प्रशांत भूषण जी के पास कुछ ऐसे सोर्सेस थे, कुछ ऐसे एविडेंसेस तो नहीं थे, क्या उनकी बात में सच्चाई तो नहीं थी. तो अगर सुप्रीम कोर्ट उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देती है तो डेफिनेटली ये चीज़ क्लियर होगी. दूसरी चीज़ एक और आती है कि क्या आर्टिकल 19 में जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है, क्या हमें फेयर क्रिटिसिज्म करने का राइट भी नहीं है. सो डेफिनेटली हमें है, फेयर क्रिटिसिज्म करने का राइट है, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हों, चाहे वो जुडिशरी हो.
चाहे वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो। तो आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी बोल सकते हैं, बट अगर आपकी बात में सच्चाई है तो फिर वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। और कहने का मतलब इस सिचुएशन में यही है कि अगर प्रशांत भूषण जी के मैटर में सच्चाई है तो फिर वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोषी नहीं होने चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट गलत पाया, अगर सुप्रीम कोर्ट को खुद लगता है, रिव्यू पिटीशन दिया गया है तो सुप्रीम रिव्यू पिटीशन भी प्रशांत भूषण जी ने बात की है, तो अगर ऐसा लगता है कि उनके खुद के जजमेंट में कोई गलती है तो ऐसा पहली बार नहीं होगा जहां पर सुप्रीम कोर्ट के पार्ट पर कुछ गलती होगी। हमारे पास हिस्ट्री है और सुप्रीम कोर्ट इसको मानने के लिए खुद रेडी है। रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा में, और कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वॉयलेट किया है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ है, तो डेफिनेटली वहां पर क्यूरेटिव पिटीशन भी होना चाहिए। तो द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट बिहाइंड द इवोल्यूशन ऑफ curative petition is to ensure justice, because Supreme Court is the ultimate interpreter of our Indian Constitution, and it is the Honorable Supreme Court who is the guardian and protector of our fundamental right. And I will expect from our Honorable Supreme Court कि Supreme Court will never pass any judgment which will destroy the basic structure, because that the concept of basic structure was pronounced by our Honorable Supreme Court itself. So Supreme Court की ये ड्यूटी है कि Supreme Court भी इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही काम करे, नॉन बाइज्ड होके काम करे। जहां पर प्रॉब्लम कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में थोड़ी सी ये भी है इन मैटर में, जज कमेंट भी कोर्ट के अगेंस्ट ही है, कमेंट भी उन्हीं जजेस के अगेंस्ट भी उन्हीं के है, जजमेंट केस भी उन्हीं के सामने है, जजमेंट भी वही सुनाएंगे। सो इट इज अगेन अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ना, बाइसनेस तो हो ही जाएगी यहाँ पर। तो इसमें भी थोड़ा सा पॉलिसीज में कुछ बदलाव होना चाहिए। 1971 के एक्ट को देखना चाहिए, इस पर एक कमीशन होना चाहिए, कमेटी बिठाई जानी चाहिए, और इसमें देखना चाहिए, पैरामीटर फिक्स करने चाहिए कि क्या कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जज हो, वो उनके अगेंस्ट में आप कमेंट, डेफिनेटली ऑलरेडी मेंशन किया गया कि फेयर कमेंट कर सकते हैं, बट एक क्राइटेरिया होना चाहिए पनिशमेंट का कि मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना। अगर प्रशांत भूषण जी वाकई में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोषी पाए जाते हैं, गिल्टी पाए जाते हैं, तो फिर उनके ऊपर 2000 रुपये भी नहीं, मुझे लगता है फिर उनके ऊपर बहुत हैवी कॉस्ट इम्पोज की जानी चाहिए, बिकॉज ही इज़ द सीनियर लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ही इज़ द सेंसिबल लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सोशल कॉज के लिए वो लड़ते हैं, और फिर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रशांत भूषण टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो एट लास्ट आई विल से कि इस कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मैटर में यहाँ पर अभी भी इसको अमेंड करने की ज़रूरत है, और इसमें बहुत कुछ ये जिसके ऊपर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगाए जाते हैं, मिनिमम उनको अपॉर्चुनिटी ज़रूर होनी चाहिए, ये इसेंशियल होना चाहिए कि जो उन्होंने कमेंट किए हैं उन कमेंट को, अगर वो स्कैंडलाइजिंग नेचर के होते हैं, डिस्ग्रेसफुल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी कोर्ट की डिग्निटी को लोअर डाउन करते हुए होते हैं, हाई कोर्ट की डिग्निटी को लोअर डाउन करते होते हैं, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर प्राइमरीली होना चाहिए कि वो उनको प्रूव करे, और बाद में उसके आगे प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तो मुझे लगता है अगर ये बातें होंगी तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी पावर का मिसयूज़ नहीं होगा, और कोई हमारी कोर्ट के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि किसी को कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर का गलत तरीके से यूज़ किया और आर्टिकल 19 का वॉयलेशन हुआ। सो आई होप मैंने कोशिश की है आर्टिकल 19 और इसके फेयर क्रिटिसिज्म और सुप्रीम कोर्ट की पावर को बैलेंस करने की। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।